सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कानून। For the CAA, the Ministry of Home Affairs today issued the first set of citizenship certificates under the law to 14 individuals. Mamata Banerjee has hit out once again, saying the CAA is being used as a political tool. আমরা থাকতে কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না, কোনো এনআরসি করতে দেব না। CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इलेक्शंस के पहले ये एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, तो आइए आज समझते हैं कि क्या है CAA, क्या इससे वाकई में किसी की सिटीजनशिप जा सकती है, क्यों आसाम में और बाकी पूरे देश में सिटीजनशिप लॉ में अंतर है, और ये इलेक्शंस के पहले इतना बड़ा मुद्दा आखिर क्यों बना हुआ है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इसे अच्छे से समझना बेहद जरूरी है। सिटीजनशिप जो है वो एक सुनने में बहुत ही सिंपल सा टॉपिक लगता है, पर है बहुत कॉम्प्लेक्स। मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए इंडिया से कोई जाके यूएस में जॉब कर रहा है, उसे वहां पे एक इंग्लैंड की लड़की से प्यार हो जाए। अब यूके की लड़की और इंडिया के लड़के ने मान लीजिए शादी कर ली और वहां पे उनका बच्चा हो गया, तो अब आप इस बच्चे की सिटीजनशिप क्या रखेंगे? क्या वो इंडियन होगा, क्या वो यूके का होगा, या फिर वो यूएसए का होगा? अगर आप इस चीज के बारे में थोड़ा सा सोचे तो आपको लगेगा कि वो तो तीनों देश का ही सिटीजन होना चाहिए, बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है वो डुअल सिटीजनशिप अलाउ ही नहीं करता है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक इंडियन कपल यूनाइटेड एयरलाइंस, जो कि यूएसए की एयरलाइन है, उससे ट्रैवल कर रही है, और जब वो फ्रांस के एयर स्पेस के अंदर है तब प्लेन में ही उनका बच्चा डिलीवर हो जाता है। तो अब आप इस बच्चे की सिटीजनशिप क्या रखेंगे? कहीं ना कहीं ये जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है, ये सिटीजनशिप को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक बना देता है। तो आइए आज हम इसी बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इस सिटीजनशिप समझने के पहले हमें दो बेहद इंपॉर्टेंट टर्म्स समझने होंगे। एक है यूस सोलाई और एक है यूस सैंग्विनिस। यूस सोलाई बोलते हैं राइट ऑफ सॉइल को, यानी कि आप जिस धरती पे पैदा हुए वो धरती जिस कंट्री की है, आपको उसी की सिटीजनशिप मिल जाएगी। दूसरा है यूस सैंग्विनिस, यानी कि राइट ऑफ ब्लड, यानी कि खून का अधिकार। आपके माता पिता किस देश के हैं, आपकी सिटीजनशिप उस चीज पे निर्भर करेगी। मैक्सिमम कंट्रीज में इन दोनों का मिक्सचर देखा जाता है। इंडिया में यूस सैंग्विनिस जो है वो ज्यादा प्रचलन में रहती है, जबकि यूएसए वगैरह में यूस सोलाई को बहुत महत्व दिया जाता है। अब हम एक बार इंडिया में रहने वाले लोगों को कैटेगराइज करते हैं। पहले होते हैं सिटीजन, जिनके पास सारे राइट्स होते हैं। दूसरे होते हैं फॉरेनर। मान लीजिए कोई इंडिया घूमने आया, कोई टूरिस्ट या फिर कोई वर्क परमिट लेके इंडिया में काम करने आया, इन्हें हम बोलते हैं लीगल फॉरेनर्स। तीसरा होता है इलीगल फॉरेनर्स, यानी कि आप इंडिया में आए तो लीगली है, आप एज अ टूरिस्ट आए, पर आपका वीजा का जो टाइम पीरियड था आपने उसको ओवरस्टे कर लिया, तो कहीं ना कहीं आप इलीगल फॉरेनर में कन्वर्ट हो गए। चौथा होते हैं रेफ्यूजीज, जो परसिक्यूशन की वजह से कोई और कंट्रीज से इंडिया में भाग के आते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में किसी पे अत्याचार हो रहा है, तो वो भाग के इंडिया शरण लेने आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप दलाई लामा समझ सकते हैं। पांचवा कैटेगरी होता है स्टेटलेस सिटीजन्स का, और ये सबसे खतरनाक कैटेगरी है। स्टेटलेस यानी कि वो कोई भी कंट्री के नागरिक ही नहीं है। अब आप सोचिएगा कि ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ज्यूज जो थे जर्मनी में, उनकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी गई थी, तो ज्यूज जो है वो रातों रात किसी भी कंट्री के सिटीजन नहीं रहे थे। अगर आप इंडिया के संदर्भ में बात करें तो मान लीजिए 1971 वॉर के टाइम बांग्लादेश से कुछ लोग इंडिया भागकर आ गए थे। अब उनकी थर्ड जनरेशन भी इंडिया में रह रही है। अब 1971 में तो वो बांग्लादेशी सिटीजन थे, बट उनके बच्चे का बच्चा जो कि आज इंडिया में रह रहा है, उसके पास ना तो इंडिया की सिटीजनशिप होगी ना ही बांग्लादेश की सिटीजनशिप होगी, क्योंकि बांग्लादेश में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है और इंडिया में उन्हें कभी सिटीजनशिप मिली ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम स्टेटलेस कैटेगरी में डालते हैं, जिनके पास कोई भी देश की नागरिकता नहीं है, और ये सबसे बड़ा इशू है। अब हम एक बार इमिग्रेशन इन इंडिया समझते हैं
कि इंडिया में इमिग्रेशन कहां कहां से हुआ और कब हुआ, तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तब बहुत बड़े पैमाने पे राइट्स हो रहे थे। तो राइट्स के डर से बहुत से लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए, जिसमें मेनली हिंदूज और अदर धर्म के लोग थे जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे। तो अगर हम 1951 का पाकिस्तान का सेंसस देखें तो वहां पे हिंदूज की पॉपुलेशन 1.6% थी, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज जो है वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आ गए थे। एटलीस्ट ये वेस्ट पाकिस्तान की बात हो रही है, ये अभी बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे हम जो कि ईस्ट पाकिस्तान उस समय था। अभी सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान की बात अगर आप समझे तो वहां पे 1.6% हिंदूज बचे थे 1951 में। तो बहुत ही बड़े पैमाने पे वहां से इमिग्रेशन इंडिया में हुआ। अब अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो ये वैसा नहीं था, क्योंकि 1941 में बांग्लादेश में 28% हिंदूज थे और 1951 में बांग्लादेश में 22% हिंदूज थे। तो कहीं ना कहीं हिंदूज का पलायन उस लेवल पे नहीं देखा जाता है बांग्लादेश से, जितना आपको वेस्ट पाकिस्तान से देखा जाता है। अब अगर आप करंट पॉपुलेशन की बात करें तो हिंदूज का पॉपुलेशन वहां पे 8% हो गया है। अब ये जो डिफरेंस है इससे अगर हम समझे तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन के हिसाब से आज लगभग 2 करोड़ लोगों का जो डेटा है वो हमारे पास है ही नहीं। अब अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो वहां से जो इमिग्रेशन का नंबर्स है वो उतना ज्यादा नहीं है और उतना कंसर्निंग नहीं है। अगर हम चाइना की बात करें तो तिब्बत से दलाई लामा अपने 80,000 फॉलोअर्स के साथ इंडिया आ गए थे और उन्हें यहाँ पे रेफ्यूजी घोषित कर दिया गया। अगर अब हम बर्मा की बात करें जो कि म्यांमार को कहते हैं, तो 1982 में वहां पे रोहिंग्यास को स्टेटलेस घोषित कर दिया गया, यानी कि उनकी सिटीजनशिप छीन ली गई। अब ये जो रोहिंग्यास थे ये पहले बांग्लादेश गए और बांग्लादेश के थ्रू इंडिया भी आ गए। तो इन रोहिंग्यास का भी जो इमिग्रेशन है वो भारत में कहीं ना कहीं हुआ है। अगर आप श्रीलंका की बात करें तो वहां पे इंडियन मूल के जो तमिल थे उनको भी कहीं ना कहीं भारत में सिटीजनशिप दे दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के नेबर्स की तरफ से इंडिया में भारी मात्रा में इमिग्रेशन होता है। इसलिए सिटीजनशिप इतना कॉम्प्लेक्स इशू है इंडिया के लिए, क्योंकि हर जगह से इमिग्रेशन हो रहा है और इंडिया की खुद की पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए सिटीजनशिप एक बहुत ही बर्निंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब आइए हम लोग थोड़ा हिस्ट्री को समझते हैं। जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया के पास ढेरों प्रॉब्लम्स थे, उसी में से एक सिटीजनशिप का भी था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उसमें सिटीजनशिप जो है उसके लिए कुछ नियम लागू कर दिए गए। पहला नियम था कि मान लीजिए आपके पास इंडिया का डोमिसाइल है तो आप बाय डिफॉल्ट इंडिया के सिटीजन घोषित कर दिए गए। तो आपको और कोई भी चीजों की जरूरत नहीं है अगर आपके पास इंडिया का डोमिसाइल है। दूसरा कंडीशन था कि मान लीजिए आप पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं तो उसके लिए कट ऑफ डेट जारी कर दी गई थी जो था 19 जुलाई 1948। अगर आप 19 जुलाई 1948 के पहले इंडिया आ गए और सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दी तो आपको इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा। तीसरा उन लोगों का था जो पहले इंडिया में रहते थे बट मान लीजिए उन्हें लगा कि नहीं हमें इंडिया छोड़ के पाकिस्तान जाना है। अब वो पाकिस्तान चले गए पर वो कट ऑफ डेट के पहले उन्हें समझ आ गया कि नहीं पाकिस्तान से तो अच्छा इंडिया ही था, तो वो वापस इंडिया आ गए। तो ऐसे लोगों को भी इंडिया का सिटीजन घोषित कर दिया गया। चौथा कैटेगरी था उन लोगों का जो मान लीजिए विदेश में पढ़ने गए थे या विदेश में कोई काम करते थे। अब जब इंडिया आजाद हुआ तो उन्हें लगा कि चलो फाइनली हम अपने देश वापस जा सकते हैं। तो ऐसे लोग जो इंडिपेंडेंस के टाइम भारत के बाहर थे और इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया आना चाहते थे उन्हें भी इंडिया का सिटीजनशिप दे दिया गया। अब ध्यान में रखने की बात यह है कि इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है, यानी कि आप एक साथ इंडिया और किसी कंट्री के सिटीजन नहीं हो सकते। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप किसी और देश की सिटीजनशिप नहीं ले सकते, और अगर आपने किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली तो आप बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजन नहीं रहेंगे। अब हम एक बार समझते हैं कि इंडिया में सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज आखिर बनाता कौन है। इंडिया में अगर लॉ को बनाने का देखा जाए तो इसे हम 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है मेड बाय सेंट्रल, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो जो लॉज बनाएगी वो एप्लीकेबल होगी। दूसरा होता है लॉज मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि मान लीजिए कोई चीज स्टेट अफेयर्स में के अंडर आता है तो उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी वो लॉ को मान्यता दी जाएगी। तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट, तो इसमें क्या है बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकती है, बट अगर मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो जो सिटीजनशिप है वो लॉज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, यानी कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी से नहीं है। तो आपने न्यूज में सुना होगा कि टीएमसी की ममता बनर्जी जो है उन्होंने कहा कि वो वेस्ट बंगाल में सीए जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होने देगी।
मैंने हाल ही में देखा कि जो थलपति विजय थे, उन्होंने एक नई पार्टी शुरू की है। उन्होंने रिक्वेस्ट की तमिलनाडु गवर्नमेंट से कि वो सीएए को तमिलनाडु में इंप्लीमेंट ना करने दे। तो ये सब जो है ये बेकार की बातें हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर और अथॉरिटी ही नहीं है कि वो सिटीजनशिप रिलेटेड लॉज में कुछ भी प्रोटेस्ट कर पाए, क्योंकि ये कंप्लीटली सेंट्रल के अंदर आती है। तो अगर ये चाहे भी तो भी ये इस चीज के इंप्लीमेंटेशन को नहीं रोक सकते। तो ये सब सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है, जो ये आके बोल देते हैं कि हम अपने स्टेट में अलाउ नहीं करेंगे। इनके पास पावर ही नहीं है, तो ये चीज को रोक कैसे सकते हैं। तो इसी चीज के लिए हमें एज अ नागरिक ये जानने की बहुत जरूरत है कि जो वो बोल रहे हैं या जो पार्टी प्रॉमिस कर रही है वो वाकई में पॉसिबल है भी कि नहीं। अब हम ये जानते हैं कि ये जो सीए है, क्या ये पहली बार लाया जा रहा है? तो ये पहले भी लाया जा चुका है और कई मामलों में सिटीजनशिप जो है वो एक्ट्स जो है उसे अमेंड किया जाता रहा है। अगर आप 1955 की बात करें तो उसमें भी सिटीजनशिप लॉज को चेंज कर दिया गया था। इसके जस्ट पहले 1951 में खुद जवाहरलाल नेहरू ने ही आसाम में एनआरसी करवाया था, यानी कि उन्होंने इंडियन सिटीजन्स जो है उनके नाम एक रजिस्टर में नोट करवाए थे। एनआरसी हम लोग नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को बोलते हैं। इसी बात का सबको डर है कि एनआरसी और सीए मिलके लोगों की सिटीजनशिप छीन लेगा, पर पहला एनआरसी तो खुद जवाहरलाल नेहरू ने ही करवाया था। तो अब हम 1955 के सिटीजनशिप लॉज में चेंजेस को समझते हैं। सबसे पहले इंडिया में यूस सोलाई और यूस सैंग्विनिस दोनों को मान्यता दे दी गई, यानी अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो आपको इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा, और अगर आपके माता पिता इंडिया के हैं तो भी आप इंडिया के सिटीजन मान लिए जाएंगे। इसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है उन लोगों की जिन्होंने मान लीजिए किसी फॉरेनर से शादी की, तो अब उस फॉरेनर को भी इंडिया का सिटीजनशिप मिलने का अधिकार मिल जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आप सोनिया गांधी को देख सकते हैं। उन्होंने शादी की और उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल गई। अब मान लीजिए कि आप यूएसए में काम कर रहे थे और आपका जो बच्चा है वो इंडिया वापस आना चाहता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके पापा जो है वो इंडियन ओरिजिन के थे, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप ग्रांट कर ली जाएगी। पांचवा कैटेगरी होता है बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि आप अगर मान लीजिए कोई फेमस एक्टर है या मान लीजिए बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है और आप इंडिया में आके रहना चाहते हैं, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जा सकती है। सीएए का जो रिलेशन है वो इस नेचुरलाइजेशन से ही है, यानी कि इस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस पार्ट से सीएए लिंक्ड है। अब अगर आप मान लीजिए कि आप कोई फॉरेन नेशनल है और आप इंडिया में आके काम कर रहे हैं और आपने 20-25 साल इंडिया में ही बिता दिए, अब आप जब वापस अपने घर जाते हैं तो आपको वहां कोई भी जाना पहचाना नहीं मिलता, जबकि आप इंडिया में 20-25 साल रहे हैं तो यहाँ पे आपको सब कोई जानता है। तो आपके मन में ये आता है कि क्यों ना मैं इंडिया की ही सिटीजनशिप ले लूं और अब मैं इंडिया में ही बस जाऊं। तो ऐसे लोगों को भी इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाती है। और आखिरी चीज था इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। अगर आपको पता हो तो इंडिया जो है एक साथ आजाद नहीं हुआ था। कुछ पार्ट ऑफ इंडिया जैसे कि गोवा, पौंडीचेरी, ये सब जो है बाद में इंडिया में आके मिले थे। तो बाय डिफॉल्ट जो इनकॉर्पोरेशन होगा इन टेरिटरीज का, यानी कि कोई भी लैंड मास जो कि इंडिया में आके मिल जाएगा, वहां के रहने वाले लोगों को भी इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि सिटीजनशिप में कैसे बदलाव हुए और क्यों इतना हल्ला हो रहा है सीएए को लेके। अब हम एक बार टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप को समझते हैं कि सिटीजनशिप किसी की किस हाल में टर्मिनेट कर दी जाती है। तो इसमें पहला केस है कि मान लीजिए आप खुद ही इंडिया के सिटीजन नहीं रहना चाहते हैं, तो इसमें आपकी जो सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। दूसरा केस होता है कि मान लीजिए कि आपने किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली, तो इंडिया क्योंकि डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता, तो इस केस में आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तीसरा है कि सेंटर आपकी सिटीजनशिप छीन ले, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ कंडीशंस के तहत ये घोषित कर दे कि आज से आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहेंगे। बट इसके लिए एक बहुत ही पेचीदा प्रोसेस है और ये इतना आसान चीज नहीं है। बट इसी बात का लोगों में डर बैठा दिया गया है कि कहीं ना कहीं सीएए आया तो उनकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। और चौथा कंडीशन है कि मान लीजिए आपने सिटीजनशिप लेने के लिए कुछ झूठ बोला, आपने मान लीजिए अपनी जो इंफॉर्मेशन दी थी वो झूठी थी, तो इस केस में भी आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जा सकती है। सीएए के पीछे प्रोटेस्ट्स के पहले हमें आसाम की इशू को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए अब हम आसाम इशू की तरफ बढ़ते हैं। तो आसाम जो है उसमें ऑयल और टी प्रोडक्शन की बहुत हाई मात्रा में कैपेसिटी थी, पर वहां पे जो लोग थे वो उनकी पॉपुलेशन कम थी जो इस फार्म्स में आके काम कर पाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उन्होंने बंगाल से मजदूरों को आसाम भेजना शुरू कर दिया और उन्हें खेतों में काम करवाना शुरू कर दिया गया।
अब 1931 के आसपास जब वहां पे सेंसस लिया गया तो वहां पे एक डेमोग्राफिक इम्बैलेंस दिखने लग गया। आसाम की जो नेटिव पॉपुलेशन थी उनकी पॉपुलेशन कम होते जा रही थी और बंगाली मुस्लिम्स की पॉपुलेशन भारी मात्रा में बढ़ते जा रही थी। इस चीज की वजह से आसाम में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जब इंडिया आजाद हुआ तब तक भारी मात्रा में इमिग्रेशन बंगाल से आसाम में हो चुका था। उसके बाद जब बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश का जो बॉर्डर था वो बहुत ही बड़ा था और वो बंगाल और आसाम दोनों से सटता था। तो वहां पे उस समय इमिग्रेशन को टैकल करने के लिए हमारे पास कुछ भी उपाय नहीं था। इस वजह से कंटिन्यूअस इमिग्रेशन वहां से होने लगा और इस वजह से आसाम की जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है वो और बढ़ने लगी। खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में एनआरसी करवाया आसाम का, क्योंकि उन्हें डर था कि ये आगे जाके एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन जाएगा। अब आप इंडिपेंडेंस के आसपास के टाइम को थोड़ा इमेजिन कीजिए। उस समय देश नया नया बना था, बहुत ज्यादा गरीबी थी, ऊपर से ये इमिग्रेशन के इश्यूज। नेहरू जी को ये समझ में आ गया था कि आगे जाके जो आसाम है उसमें बहुत बड़ा वायलेंट प्रोटेस्ट हो सकता है। तो उन्होंने एक इमिग्रेंट एक्सपल्शन एक्ट फ्रॉम आसाम लाया। इसमें उन्होंने खुद इस बात को कहा कि जो माइनॉरिटीज है, यानी कि जो हिंदूज और बुद्धिस्ट वगैरह है, उन्हें हम वापस दूसरे कंट्री नहीं भेजेंगे। इसके बाद क्या होता है कि 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होता है। उस दौरान भी बहुत से जो लोग हैं वो इमिग्रेट होकर इंडिया आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे चिंताजनक सिचुएशन तब बना जब 1971 में इंडिया ने बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया। इस समय वॉर के चक्कर में वहां से भारी मात्रा में इमिग्रेशन इंडिया में हुआ और ऐसा बोला जाता है कि लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत में आके बस गए और ये आधे लोग वेस्ट बंगाल में आके रहने लगे और आधे लोग असम चले गए। तो कहीं ना कहीं 1 करोड़ जो है वो बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन है और इंदिरा गांधी ने इस चीज को लेके एक समझौता किया और एक 25 मार्च 1971 का एक कट ऑफ डेट दे दिया गया कि इस डेट के बाद जो भी इंडिया में आया है उसे वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा और उसके पहले जो लोग आए हैं उनको इंडिया में ही रहने दिया जाएगा। अब ये इलीगल इमिग्रेशन के इश्यूज को समझते हैं। 1971 से 1978 के बीच जो आसाम में वोटर लिस्ट चेंज हुआ उसमें ये पाया गया कि 40 लाख बंगाली मुस्लिम्स ऐड हो चुके हैं, जो कि वहां के लिए एक बहुत ही बड़ा नंबर है। अब आप ये समझिए कि 40 लाख वोटर्स जो कि इस देश के है भी नहीं वो इलेक्शन में वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं वहां की जो नेटिव पॉपुलेशन है वो इस बात से चिंतित थी कि उनकी पॉपुलेशन अब माइनॉरिटी बन जाएगी और जो ये इलीगली आके रह रहे हैं उनकी पॉपुलेशन मेजॉरिटी बन जाएगी और जो गवर्नमेंट है वो भी मेजॉरिटी की सुनेगी, क्योंकि जो वोट है उसमें 40 लाख बंगाली मुस्लिम शामिल हो गए हैं। इस चीज को लेके 1979 में आसाम मूवमेंट शुरू हुआ और यहीं से शुरू होता है इंडिया में सिटीजनशिप को लेके एक बहुत ही वायलेंट प्रोटेस्ट। ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आसू बोलते हैं, उन्होंने ये आसाम मूवमेंट शुरू किया और उनके 3 मेजर डिमांड्स थे। पहला डिमांड ये था कि जो भी इलीगली इंडिया में रहता है उसे डिटेंशन में डाल के जेल में डाल देना चाहिए, यानी डिटेंशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। दूसरा था कि डिलीशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम वोटर लिस्ट, यानी कि जो 40 लाख एक्स्ट्रा बंगाली मुस्लिम्स ऐड हो चुके हैं उन्हें वोटर लिस्ट से इरेज कर दिया जाए और उन्हें वोट देने का जो अधिकार है उनसे छीन लिया जाए। तीसरा था डिपोर्टेशन, यानी कि जो इलीगली रह रहे हैं उनको डिटेक्ट किया जाए और उन्हें वापस अपने देश भेज दिया जाए। इन 3 मांगों के साथ आसाम मूवमेंट की शुरुआत होती है। अब 1979 की बात करें तो सेंटर में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, लेकिन जब ये गवर्नमेंट गिर गई तो वापस से इलेक्शंस होने थे। अब लोकसभा की 14 सीटें आसाम में थी। जो आसाम मूवमेंट की पार्टीज थी वो इसका भारी विरोध कर रही थी, क्योंकि इलेक्शन में 1978 का वोटर लिस्ट यूज किया जाना था जिसमें ऑलरेडी 40 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स का नाम था। इस वजह से उन्होंने बोला कि हम आसाम में इलेक्शंस नहीं होने देंगे। तो आसाम की 14 लोकसभा सीट्स में से 10 सीटों पे तो किसी ने नॉमिनेशन ही फाइल नहीं किया। उसके बाद 2 सीटों में नॉमिनेशन फाइल हुआ पर उसमें इलेक्शंस नहीं होने दिए और सिर्फ 2 सीट्स पे सही से इलेक्शन कंडक्ट हो पाया। इसके बाद जब सेंटर में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने आसाम में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। अब आसाम मूवमेंट्स की जो पार्टीज थी वो ये डिमांड कर रही थी कि 1951 में जो जवाहरलाल नेहरू ने जो एनआरसी करवाया था उन्हें आसाम का ओरिजिनल वोटर लिस्ट बनाया जाए
और उसके बाद जो भी लोग आए हैं उन्हें यहां से डिपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन जो इंदिरा गांधी थी वो समझाना चाह रही थी कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक समझौता कर रखा है कि 1971 में, यानी कि 25 मार्च 1971 के पहले जो आ गए हैं उन्हें हम अपना सिटीजन मानेंगे और उसके बाद जो आए हैं उन्हें हम वापस भेजेंगे। बट आसाम मूवमेंट की पार्टीज इस बात पे अड़ी हुई थी कि 1951 के एनआरसी को कंसीडर किया जाए, ना कि 1971 के। अब 1980 से 1983 के बीच ऐसी ही चीजें चलती रही। जो आसाम मूवमेंट की पार्टीज है वो कुछ मांग करती और इंदिरा गांधी उन्हें काउंटर करती और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। अब 1983 में आसाम के विधानसभा के इलेक्शंस ड्यू थे, तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि इसके विधानसभा के इलेक्शंस के साथ ही जो 12 लोकसभा सीट्स की इलेक्शन जो बाकी थी, जिसमें इलेक्शन नहीं होने दिए गए थे, क्यों ना उनका भी इलेक्शन साथ में करवा दिया जाए। अब जो आसाम मूवमेंट की पार्टीज है वो उन्होंने इसका भारी विरोध किया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कहा कि 1978 की वोटर लिस्ट ही यूज होगी और 14, 15 और 16 फरवरी को ये इलेक्शंस करा दिए जाएंगे। मिलिट्री जो है उसे डिप्लॉय कर दिया गया और आसाम में इलेक्शंस कंडक्ट करा दिए गए। आसाम में 109 विधानसभा सीट्स में इलेक्शन हुए, जिसमें से 91 सीट्स कांग्रेस जीत गई और इस इलेक्शन में टोटल वोटर टर्नआउट मात्र 32% था, यानी कि ओनली 32% पीपल केम टू गिव देयर वोट्स। तो इस वजह से आसाम में इस चीज को लेके एक भारी प्रोटेस्ट शुरू हो गया। इस विवादित इलेक्शन के बाद जैसे आसाम ने आग पकड़ ली, 16 फरवरी को इलेक्शंस कंडक्ट हुए और 18 फरवरी को नेली मैसेकर हो गया। नागांव डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बंगाली मुस्लिम्स के गांव थे उन्हें टारगेट किया गया और 6 घंटे के पीरियड में लगभग 2500 बंगाली मुस्लिम्स को मार दिया गया। सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे के पीरियड में 2500 से 3000 बंगाली मुस्लिम्स को खत्म कर दिया गया। और ये चीज जो है ये गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स है, वहां के लोग तो कहते हैं कि ये नंबर 10,000 तक भी हो सकता है। इस इंसिडेंट ने पूरे देश को हिला के रख दिया और इंदिरा गांधी को ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं आसाम की जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होते जा रही है और इसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन लाना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके जस्ट बाद इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है। अब इंदिरा गांधी के डेथ के बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने 1985 में आसाम अकॉर्ड्स को लाया। 1967 का जो वोटर लिस्ट है उसमें जिनके भी नाम है उन सबको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अब 1966 से 1971 के बीच में जो लोग आए हैं उनको 10 साल तक वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दे दिया जाएगा। और जो भी 25 मार्च 1971 से बाद में आए हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस चीजों के लिए इन्होंने आसाम अकॉर्ड्स को लाया। अब इसके बाद न्यू विधानसभा इलेक्शंस करवाए गए आसाम में, जिसमें जो आसाम मूवमेंट की पार्टीज थी उन्होंने एजीपी करके पार्टी फॉर्म की और इसे आसाम में मेजॉरिटी के साथ जिता दिया गया। इसके बाद 1986 में दूसरी बार सीएए लाया गया और इसमें यूस सोलाई का जो नियम था उसे हटा दिया गया। याद कीजिए, यूस सोलाई यानी कि राइट ऑफ सॉइल, यानी कि अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाती थी। इस प्रावधान को 1986 में हटा दिया गया। अब इसके पीछे के रीजंस ये थे कि मान लीजिए कोई इलीगली इंडिया में आ गया और उसने इंडिया में बच्चा कर लिया। अब इसके बाद क्योंकि उस बच्चे को इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी, इस बेसिस पे उसके पेरेंट्स को भी इंडिया का सिटीजन बनाना पड़ेगा। तो क्योंकि ये इलीगली इमिग्रेंट्स जो है वो इंडिया में बच्चे करके इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते थे, इस चीज को रोकने के लिए यूस सोलाई का जो प्रावधान है उसे इंडिया से हटा दिया गया और ऐसा बोल दिया गया कि कम से कम एक पेरेंट इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए। और ये सीएए तो खुद कांग्रेस गवर्नमेंट ही लेके आई थी। इसके बाद 1992 में वापस से सीएए लाया गया, जिसमें डिसेंट में बाय डिफॉल्ट वुमेन को भी ऐड कर दिया गया। यानी कि पहले आपके पापा का जो नागरिकता है वो देखा जाता था, पर अब आप पापा या मम्मी दोनों का नागरिकता देख सकते हैं। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट था जो कि सीएए के द्वारा लाया गया। 2003 के सीएए में पहली बार इलीगल इमिग्रेंट्स को डिफाइन कर दिया गया। अब इसके बाद जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे वो क्या करते थे कि उन्होंने इंडियन ओरिजिन के किसी से शादी कर ली और इसके बाद क्योंकि इंडिया में ये कंपलसरी था कि एक ही पेरेंट जो है वो इंडियन मूल का होना चाहिए, तो इन्हें भी बाय डिफॉल्ट सिटीजनशिप मिल जाती थी। तो इस चीज को रोकने के लिए इंडिया ने सिटीजनशिप लॉ में एक और चेंज किया कि जो भी इंडियन सिटीजन है और जो भी इलीगल इमिग्रेंट से शादी नहीं करता है उसी के बच्चे को इंडिया में सिटीजनशिप मिलेगी। यानी कि अगर आपने इलीगल इमिग्रेंट से शादी की है तो उस इलीगल इमिग्रेंट को इंडिया की सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी।
अब जब भी सेंटर में एनडीए की गवर्नमेंट होती है तो वो इलीगल इमिग्रेशन का जो इशू है वो बहुत जोर शोर से उठाती है, और जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है तो वो इलीगल इमिग्रेशन को कंप्लीटली अवॉइड करने का ट्राई करती है। और ये चीज आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से चलते आ रहा है। इस बिल के दौरान अगर हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का स्पीच सुने तो उन्होंने खुद ये बात कही थी कि इलीगल इमिग्रेशन की बात करने के टाइम हमें जो भी माइनॉरिटीज है उनके बारे में सोचना चाहिए जो दूसरे देश से आ रहे हैं, और सीपीएम ने खुद भी इस बिल को सपोर्ट किया था। After the partition of our countries, the minorities in countries like Bangladesh have faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people, to seek refuge in our country, our approach to granting citizenships to these unfortunate persons should be most liberal. I sincerely hope that the Honourable Deputy Prime Minister will bear this in mind in charting out the future course of action with regard to the Citizenship Act. लेकिन आज के डेट में इलेक्शन के नाम पे इसे बहुत ही बड़ा मुद्दा बना दिया गया है ताकि इस चीज पर वोट मिल सके। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा जिसमें मैं करंट सीए को लेके जो बातें चल रही है उसके बारे में समझाऊंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।